हेलो एवरीवन, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं बैम्को व्लॉग्स। सबसे पहले आप ये आवाजें सुन लीजिए। अभी जो आपने आवाजें सुनी उन्हें सुनकर पक्का आप डर गए होंगे, लेकिन डरिए मत, ये तो सिर्फ एक खतरनाक और भूतिया कहानी की शुरुआत भर है। आज हम आपको एक लड़की की ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें उस लड़की के ऊपर एक साथ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने एक साथ उसके शरीर पर कब्जा जमा लिया था और कैसे उस लड़की का एक्सॉर्सिज्म किया गया। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। और ये भी मुझे पक्का पता है कि आज आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि असल डर क्या होता है। आज हम आपको जो घटना बताने वाले हैं, यकीन मानिए उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट भी बताने से कतराते हैं। आपने ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा या फिर शायद वीडियोस देखी होंगी जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरी ही आत्मा का वास हो जाता है। फिर लोग उस आत्मा से निपटने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं, तांत्रिकों को बुलाते हैं। लेकिन आज जो हम आपको घटना बताने वाले हैं वो इन सब से बहुत अलग है, क्योंकि इस घटना में जो लड़की है उसके ऊपर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने एक साथ कब्जा जमा लिया था। सबसे पहले आप जरा इस लड़की से मिलिए जिसका नाम एनालिसिस मिशेल था। इसका जन्म 12 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। इसके जो माता पिता थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा ही अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में ही समय व्यतीत किया करते थे। अब इतने धार्मिक परिवार में पलने बढ़ने के कारण एनालिसिस का भी यही सपना था कि वो भी बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करें। लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिसिस केवल 16 साल की थी तभी उसे टेम्पोरा लॉक एबिलेसिस नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान अपने ऊपर अपना कंट्रोल खोने लगता है, बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, उसे अलग अलग विजुअल्स दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एनालिसिस के माता पिता बहुत ही धार्मिक और बहुत ही कट्टरपंथी स्वभाव के थे, तो उन्होंने सबसे पहले एनालिसिस को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय अपने वहाँ के एक फादर के पास पादरी के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया गया, झाड़ फूक करवाई गई। इस झाड़ फूक से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अंततः उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया। लेकिन यहाँ जो हुआ वो बहुत ही अलग था। यहाँ पर एनालिसिस का लगभग 5 सालों तक एक अच्छे डॉक्टर से एक अच्छा ट्रीटमेंट चला, लेकिन 5 सालों के लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी एनालिसिस की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी और अब तो वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगी थी। जरा इस वीडियो को देखिए। इतने लंबे इलाज के बाद भी जब एनालिसिस की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके माता पिता भी समझ गए थे कि इनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनकी बेटी को किसी दूसरी ही आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। तो उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा से किसी अच्छे पादरी को दिखाने का फैसला किया। There's something awfully familiar about this bed, isn't there? Only usually you're the one in it. Put his hand underneath your skirt. When you're sitting at the kitchen table together. Remember that Thanksgiving when you had your grandmother? No, please. And your mother was sick, so you got to stay and get his dad. No, stop it! 1961. अब एनालिसिस की ये हालत देखकर एनालिसिस के माता पिता ने एनालिसिस को एक चर्च में ले जाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने एनालिसिस को चर्च में ले जाने से पहले ही वहाँ के एक पादरी एस्ट्रो नाम के व्यक्ति को दिखाने का फैसला किया। जब एस्ट्रो एनालिसिस से मिलने उसके घर पर पहुंचा तो एनालिसिस ने जो किया, यकीन मानिए किसी को भी डराने के लिए वो काफी है। एनालिसिस अपने रूम में किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी हुई थी। जब एनालिसिस को होश में लाया गया तो उसने वहां पर ही बैठकर टॉयलेट कर दिया और उसके बाद अपने हाथों से बहुत ही अजीब अंदाज में उसे चाटने लगी, उसे खाने लगी, उसे पीने लगी। अब इतना होने के बाद लगभग 10 मिनट तक अपने ही टॉयलेट को अपने आप अपने हाथों से चाटने के बाद पास में ही पड़े एक कोयले के टुकड़े को एनालिसिस ने इतनी बेबाकी से खाया कि हर कोई उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया।
जब एस्ट्रो ने एनालिसिस की ये सारी हरकतें देखी और एनालिसिस को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि इस पूरे वाक्य के दौरान एनालिसिस के मुंह पर एक बहुत ही अजीब सी हंसी बनी हुई थी। एनालिसिस की मुस्कुराहट बहुत ही इविल थी। तब एस्ट्रो को ये समझ आ गया कि एनालिसिस के अंदर एनालिसिस खुद नहीं है, बल्कि एनालिसिस के अंदर किसी बहुत ही डरावनी और भयानक आत्मा का वास हो चुका है। अब ये सब देखने के बाद एस्ट्रो ने एनालिसिस के माता पिता को तुरंत एनालिसिस के लिए एक्सॉर्सिज्म करवाने के लिए मनाया। एनालिसिस के माता पिता एक्सॉर्सिज्म करवाने के लिए मान भी गए। एक्सॉर्सिज्म का मतलब हमारे यहाँ तंत्र मंत्र या झाड़ फूक होता है, यानी कि किसी भी तरह किसी तांत्रिक को बुलवाकर तंत्र मंत्र करवाना। लेकिन बाहर के देशों में तंत्र मंत्र या झाड़ फूक को एक्सॉर्सिज्म कहा जाता है। तो एस्ट्रो एक निश्चित दिन पर एनरोल्ड नाम के एक दूसरे पादरी के साथ एनालिसिस के घर पर आता है और पहली बार एनालिसिस का झाड़ फूक किया जाता है। अब इस क्रिया के बाद एर्नोल्ड बताता है कि एनालिसिस के अंदर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 खतरनाक आत्माओं का वास है, यानी कि एनालिसिस को एक साथ 6 आत्माओं ने अपने वश में किया हुआ है। एनालिसिस के पहले एक्सॉर्सिज्म के बाद उसके अंदर जो आत्माएं थी वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी, बहुत अग्रेसिव हो गई थी। इसलिए एनालिसिस के और भी एक के बाद एक काफी सारे एक्सॉर्सिज्म किए गए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिसिस एक जगह पर टिक कर नहीं बैठती थी। इसलिए एनालिसिस को हर एक्सॉर्सिज्म से पहले मोटी मोटी चैनों से, मोटी मोटी रस्सियों से बांधना पड़ता था। उसके बाद उसके ऊपर क्रियाएं की जाती थी। यहाँ पर वो क्रिया के दौरान पास ही खड़े अपने माता पिता, भाइयों और बहनों को भी नहीं छोड़ती थी। उनके ऊपर भी हमला करती थी, खुद भी जख्मी हो जाती थी। तो हर एक्सॉर्सिज्म के बाद 2-3 दिन तक तो एनालिसिस अपने बेड से उठ भी नहीं पाती। अब एनालिसिस के ऊपर इस तरह के एक्सॉर्सिज्म को होते हुए काफी ज्यादा समय हो गया था और अब तक पादरियों ने उसके बारे में काफी कुछ जान भी लिया था। जब एर्नोल्ड और एस्ट्रो ने एनालिसिस के अंदर हावी हुई आत्माओं के बारे में पूरी दुनिया को बताया तो यकीन मानिए सबकी रूह कांप गई, क्योंकि एनालिसिस के अंदर जो आत्माएं थी वो पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक आत्माएं थी, जिसमें से पहली आत्मा थी नेरो, रोमन राज्य के आखिरी साम्राज्य जुडिशियन का आखिरी शासक, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक था। दूसरी आत्मा थी जुडासिस क्रियो की, जो कि जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक था और ये वही शिष्य था जिसने जीसस क्राइस्ट के साथ धोखा किया था। और ये धोखा किया गया था सिर्फ और सिर्फ 12 चांदी के सिक्कों के लिए। और तीसरी आत्मा थी केन की। जैसा कि आपको और हमें पता है कि एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े का नाम था केन और छोटे का नाम था एबल। चौथा नाम था एडोल्फ हिटलर। अब हिटलर को कौन नहीं जानता था? जर्मनी का ही क्यों बल्कि पूरी दुनिया का सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक आदमी, जिसकी वजह से न जाने कितने ही लाखों लोगों की जान गई। और 5वीं आत्मा थी वैलेंटाइन फ्लेशमैन की, जो कि रोमन राज्य का बहुत ही क्रूर और निर्दयी सेनापति था। और 6ठी और आखिरी आत्मा थी ल्यूसीफर। जैसे हम अच्छाई और धर्म के प्रतीक के लिए भगवान को मानते हैं, वैसे ही बुराई का प्रतीक होता है ल्यूसीफर, यानी कि शैतानों का भी शैतान। अब इतनी खतरनाक आत्माओं को कंट्रोल में लेते वक्त कभी कभी पादरियों को उनसे 2-2 हाथ करने पड़ते थे, जिनमें से फादर रेंस और फादर पार्सन उन चीजों को ऑडियो कैसेट और वीडियो क्लिप्स में रिकॉर्ड किया करते थे, जो कि यहाँ आपको सुनाई दे रही है। एक ऑडियो हम आपको सुना देते हैं। Wann bist du überhaupt hier? Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist saublöde Wein. Und jetzt kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen.
Wer ich, der Judas, der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Zimmer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich auch. अभी जो आपने आवाजें सुनी वो बिल्कुल असली थी और सच में एनालिसिस के मुंह से निकली थी। इतने सारे एक्सॉर्सिज्म के बाद किस्मत से कुछ समय के लिए एनालिसिस की हालत में सुधार होता है, लेकिन अब ये सुधार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। लगभग 8 या 10 महीनों के बाद दोबारा से एनालिसिस की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और इस बार तो एनालिसिस पिछली बार से और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी और हर किसी के ऊपर हमला किया करती थी, तो इसलिए दोबारा से उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करते हैं। लेकिन अब इन सब की वजह से एनालिसिस ने खाना पीना भी बंद कर दिया था और एनालिसिस धीरे धीरे मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गई। अब एनालिसिस अपने मुंह से कहती थी कि उसे और नहीं जीना है। जिसके बाद हमेशा की तरह वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसे बेड रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके ही अगले दिन 1 जुलाई को एनालिसिस अपने कमरे में सुबह मृत पाई जाती है। जब एनालिसिस को डॉक्टर को दिखाया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो रिपोर्ट में आता है कि एनालिसिस कुपोषण की वजह से मरी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति अपनी ही मर्जी से इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? यहाँ तक कि डॉक्टर उन सभी पादरियों के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं कि उनकी वजह से एनालिसिस की ये हालत हुई है। अगर वो चाहते तो सही समय पर एनालिसिस के माता पिता को गुमराह ना करते हुए डॉक्टर के पास आने की सलाह देते और शायद एनालिसिस की जान बच सकती थी। लेकिन क्या वीडियो क्लिप्स और ऑडियोज झूठ बोलती है? अभी आपने इतनी सारी वीडियोस देखी, इतनी सारी ऑडियो क्लिप्स सुनी, इनके बाद आपका क्या मानना है? क्या एनालिसिस की मौत मेल न्यूट्रिशन की वजह से हुई थी या फिर उन 6 आत्माओं के दबाव की वजह से हुई थी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके बताइए। और आपको हमारी आज की ये सच्ची घटना कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट्स में लिखकर दिखाइए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।